Hello dear students, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So EMI पे ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट ऑफ EMI। जैसा कि हमने कहा कि जे मेंस और जे एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है EMI, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। सो जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि रोटेशनल EMF is V omega L स्क्वायर बाई 2 और वो भी L लेना है आपको हिंज से। अब यहां पर अगर एक रॉड की बजाय अगर एक डिस्क हो तो उसका EMF कितना होगा। तो लेट्स से ये एक डिस्क है और इस डिस्क का ये सेंटर है एंड इसकी रेडियस R है। कंडक्टिंग डिस्क है। पहली बात कंडक्टिंग होना जरूरी है, अगर कंडक्टिंग नहीं हुई तो चार्ज मूव नहीं करेंगे। और ये कंडक्टिंग डिस्क एक मैग्नेटिक फील्ड में अपनी एक्सिस पे ओमेगा से रोटेट कर रही है। इस एक्सिस पे ये डिस्क सपोज ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो इसमें ईएमएफ जो जनरेट होगा वो होगा आपका बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। एल की बजाय यहां पर अब रेडियस हो जाएगी और ईएमएफ विल बी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। अब ऐसा क्यों होगा? तो ये डिस्क कुछ ऐसी इनफाइनाइट रॉड से मिलके बनी है। और जो ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अगर मैं C कह दूं और इस बाहर वाली सरफेस पूरी को मैं P कह दूं तो दिस इज VC माइनस VP इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो ये इनफाइनाइट रॉड्स डिस्क इज मेड ऑफ इनफाइनाइट रॉड्स और एक रॉड का ईएमएफ है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और क्योंकि जो भी रॉड होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं VC माइनस VP होगा। कोई भी आप रॉड उठा लें, पूरी सरफेस पे सेम पोटेंशियल होगा, कंडक्टर है इसलिए, और C तो सब में कॉमन रहेगा ही। तो हर एक रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब जो भी रॉड्स हैं वो कैसे जुड़ी हुई है? पैरेलल। और पैरेलल में आपको पता है कि ई नेट अगर सबका ईएमएफ बराबर है तो E के बराबर होता है। ई नेट तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 होगा। ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एंड क्वेश्चन इज दिस कि एक मैग्नेटिक फील्ड है बी का और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड एक सर्कुलर पाथ में कुछ ऐसे घूम रही है।
इस सर्कुलर पाथ की रेडियस रॉड की लेंथ के बराबर है, एल के बराबर। और इसमें ये जो पूरा बाहर वाला पाथ है, ये पूरा पाथ एक वायर है, वायर के ऊपर रॉड टच होके घूम रही है। और यहां से इस वायर से कनेक्ट करता हुआ हम एक, और सेंटर से कनेक्ट करता हुआ एक रेजिस्टेंस आर लगा देते। एंड नाउ internal resistance of rod is small r ohm. Then find current in resistance R. तो अब पहली बात तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो ये जो पूरा वायर है, इस पूरे वायर पे सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं लिया है मैंने। तो इसको अगर मैं VC कह लूँ और इसको मैं VP कह लूँ, तब कुछ कंडीशन ऐसी है कि VC VP ये दो पॉइंट्स हैं, और यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच में एक EMF जनरेट हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहीं पर है, स्मॉल r। और VC और VP से एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है। तो करंट हो जाएगा EMF E अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी पूछा जाता है कई बार। जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है। This resistance is R and this is 2R. और इसके बीच में एक रॉड जिसकी लेंथ L है और इसकी वेलोसिटी V इधर है, हमने दे रखी है कांस्टेंट वेलोसिटी। लेंथ L और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R ओम है खुद का। सो मैग्नेटिक फील्ड इज B। फाइंड करंट इन R एंड 2R। तो ये R और 2R है, इनमें आपको करंट फाइंड करनी है। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसका आंसर निकालें। चलिए, तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो रोड के चलने की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा। ये दो लूप बनेंगे यहाँ पर, ये लूप 1 और ये लूप 2, और दोनों लूप में करंट फ्लो होगी। तो
अगर इसकी वेलोसिटी v इधर है तो पहली बात तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो इसमें हम दोनों में केवीएल लगा के इनको सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि पहले लूप में करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रही है और करंट फ्लो हो रही है I1 और दूसरे लूप में मैं मान लेता हूं कि करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रही है और वो है I2। अब जो पॉजिटिव आएगा उसको रख लेंगे, नेगेटिव आएगा उसको रख लेंगे, वो अपोजिट कर देंगे। तो पहले हम लूप 1 में केवीएल लगाते हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। यहां का पोटेंशियल हम 0 मान लेते हैं। तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा EMF E मतलब VBL के बराबर VBL। लेकिन अब इस रॉड का खुद का रेजिस्टेंस है तो यहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी हुआ होगा। कितना हुआ होगा? IR के करस्पॉन्डिंग। तब इस रॉड में नेट करंट कितना है? देखो अब यहां पर दोनों लूप की करंट लेनी पड़ेगी, है ना। चाहे आप लूप 1 को अभी एनालिसिस कर रहे हैं, बट जब इस रेजिस्टेंस की बात आएगी जो कि इंटरनल है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको दोनों करंट के हिसाब से लेना पड़ेगा जो एक्चुअल है। अगर आपने अलग अलग ले लिया, इसको लिए अलग ले लिया, इसके लिए अलग ले लिया और दोनों का नहीं लिया, तो फिर इन दोनों को कंबाइन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सेपरेट करके सॉल्व कर लेते फिर तो VBL माइनस यहाँ से इस रॉड से कितनी करंट पास हो रही है? तो इधर से हो रही है, आप देखो I1 और इधर से हो रही है I2 और वो भी सेम डायरेक्शन में। तो I1 प्लस I2 इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो यहाँ का पोटेंशियल मिल गया आपको। नाउ जब आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तब पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस I1 इंटू आर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसमें लगाएंगे तो इसमें आप VBL माइनस I1 plus I2 into R and minus I2 into 2R, they should be equal to 0. Okay. तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, VBL कैंसिल, I1 प्लस I2 ये भी कैंसिल और यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, सो माइनस I1 इंटू आर प्लस I2 इंटू आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला मेरे को I2 इंटू 2R, I1 इक्वल टू 2I2। अब इस रिलेशन को आप I1 को यहाँ पर 2I2 रखें और I2 फाइंड कर लें और उसके बाद वापस I1 फाइंड कर लें। तो मोटा मोटी कहने की बात ये थी कि आप दोनों लूप को KVL लगा के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें EMF E है तो E VBL अपॉन R प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप EMF E अपॉन R प्लस स्मॉल r करेंगे तो ये पूरा ये एक सेपरेट हो जाएगा। इसकी करंट का, I2 की करंट का इस पर कोई इफेक्ट फिर नहीं पड़ेगा, लेकिन I2 की करंट का यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडक्टेंस।
So inductance is word derived from induce. Induction is induced. तो इंडक्टेंस दो तरीके के इंडक्टेंस होते हैं. One is mutual inductance and other is self inductance. अब इन दोनों को आज हम समझेंगे. पहले देखते हैं कि इंडक्टेंस का मतलब क्या है. जैसे मान लो कि ये एक कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, कंडक्टिंग लूप, और इसमें इधर से देखने पे करंट फ्लो हो रही है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. लेफ्ट से देखने पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और इसके आगे एक दूसरा लूप रखा हुआ है, इसमें कोई करंट नहीं है, और इसमें जो ये करंट फ्लो हो रही है आई वो बढ़ रही है. तब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा. आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियां घुमाएंगे तो थंब की डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस. ओके. और अब क्योंकि करंट बढ़ रही है, अब दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2. अब लूप 2 में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप 1 के कारण. ठीक है. अब जैसे जैसे लूप 1 में करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब फ्लक्स इन लूप 2, और वो भी किसकी वजह से है, लूप 1 की वजह से. लूप 1 में करंट फ्लो हुई, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, और उसकी वजह से 2 में फ्लक्स ये इंक्रीज हो रहा है. तो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब यहां पर लूप 2 में करंट सॉरी, या फिर आप कह लें ईएमएफ इंड्यूस होंगे. ठीक है. तो अब यहां पर लूप 2 में 1 की वजह से हो रहा है, खुद की वजह से नहीं. लूप 2 में 1 में फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से 2 में फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. तो इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्शन. और इसके रिगार्डिंग जो कोई भी एक कोफिशिएंट वगैरह आएगा उसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है. अब अगर यही काम भाई हमें तो फ्लक्स चेंज करना है, खुद की करंट के कारण हो, तो भी यहां पर फ्लक्स चेंज होता है और एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. जैसे मान लो कि एक सोलेनॉइड है, कुछ ऐसा हमने म्यूचुअल देखा. अब हम सेल्फ पे फोकस करते हैं. दिस इज ए सोलेनॉइड, और अब सोलेनॉइड में सपोज करंट यहां से आई फ्लो हो रही है, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा है अंदर. हम आइडियल सोलेनॉइड ले रहे हैं, दिस इज आइडियल. अब अगर, और इसमें n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ,
Now, if length is L, अब अगर करंट इंक्रीज होता है, अब पहली बात, ये पूरा सोलेनॉइड है तो ये खुद की करंट है इसकी आई, और अगर ये इंक्रीज होती है तो इसमें जो फ्लक्स है, पूरे सोलेनॉइड के अंदर जो फ्लक्स है उसको कहेंगे पहली बात हम फ्लक्स फाई सेल्फ, मतलब खुद की करंट के कारण ही खुद में फ्लक्स है। ठीक है, अभी जो हमने पहला एग्जांपल देखा था उसमें दूसरे की करंट के कारण फ्लक्स है, लेकिन अब यहां पर खुद की करंट के कारण खुद में फ्लक्स है। तो करंट अगर बढ़ेगी तो खुद में फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, अब खुद की ही करंट है, खुद में ही फ्लक्स बढ़ रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, और अब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो किधर इंड्यूस होगा, तो इधर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, देखो ये फ्लो हो रही है, ये बढ़ रही है। ठीक है, ये एक अलग मैटर है, इसके बढ़ने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब अब एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस ऐसे होगा कि उसी को खत्म करेगा जिसने उसको पैदा किया है। तो उस ईएमएफ के कारण जो करंट इंड्यूस होगी वो ऐसे होगी कि इधर की तरफ घटे, मतलब वो ईएमएफ इस अपोजिट होगा, मतलब ये करंट आई जिधर फ्लो हो रही है उसके अपोजिट, मतलब उसकी बैटरी अगर बनाना चाहेंगे तो कैसी बनेगी, ऐसी। तो उस अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहां से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट से देखूं तो क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उस ईएमएफ के कारण जो हल्की सी करंट आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब वापस जा रही है इधर, इधर जा रही है, तो बैटरी कैसी है, ऐसी। तो ईएमएफ इंड्यूस कुछ इस प्रकार से होगा, ये सेल्फ ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस। ठीक है, अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो हम पहले तो टोटल फ्लक्स निकालते हैं जब करंट आई है, तो फाई टोटल फ्लक्स पूरे सोलेनॉइड का, एक रिंग से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है म्यू नॉट एन आई, और एरिया इसका ए ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ये तो एक लूप से या फिर इसके एक टर्न से फ्लक्स पास हो रहा है, कितने टर्न्स हैं टोटल, तो एन टर्न्स हैं आपके पर यूनिट लेंथ, और लेंथ है एल। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ हो गया इसका वॉल्यूम v इंटू करंट आई। तो यहां पर ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से। L इज सेल्फ इंडक्टेंस
क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, एन स्क्वायर कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये डिपेंड कर रहा है डायमेंशन पे, कि भाई डायमेंशन क्या है इसकी, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, लेंथ क्या है। ये पहली बात तो फाई पे डिपेंड नहीं करता, करंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? फाई इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस एल इंटू करंट आई, और एल हमको पता है कि वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, इसलिए एल हमने कांस्टेंट ले लिया, विच इज म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। ओके, तो ये पूरे सोलेनोइड का फ्लक्स हो गया फाई सेल्फ, फाई इक्वल टू एल आई। अब पहली बात तो ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, और दूसरा मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अगर बीच में हम कुछ दूसरी रॉड वॉड डाल दें तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है म्यू नॉट के साथ साथ म्यू आर भी आ जाएगा यहाँ पे, तो वो भी उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आपका करंट आई वी अपॉन आई इज रेजिस्टेंस आर, तो रेजिस्टेंस आर ना तो वी पे डिपेंड करता है, ना ही आई पे डिपेंड करता है, ये आपका लेंथ वगैरह उन पे डिपेंड करता है। तो सेम सिस्टम यहाँ पर है कि फ्लक्स फाई इक्वल टू एल आई, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरे सोलेनोइड के अंदर फ्लक्स निकल गया। अब कोई भी लूप हो, सोलेनोइड की बात नहीं है, कैसा भी लूप हो, तो उसका हर एक लूप का, फॉर एनी लूप उसका जो, अगर मान लो ये कोई एक लूप है, तो कोई भी लूप हो तो उसका कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस जरूर होता है एल, और उसमें जो फ्लक्स होगा वो आपका एल इंटू आई होगा। कैसा भी लूप हो, चाहे अगर आपका ऐसा लूप है तो भी इसका कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और विच इज ए कांस्टेंट, डजंट डिपेंड अपॉन फाई एंड आई। अगर अब इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल दिया हुआ है, तो इसमें फ्लक्स कितना होगा? एल इंटू आई। ठीक है, और सोलेनॉइड का फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब अगर किसी लूप का फ्लक्स, सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, ये सेल्फ फ्लक्स है, तो फ्लक्स अगर एल आई है तो ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड विच इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। भाई एल आई को आप डिफरेंशिएट, डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? एल इंटू डी आई बाई डी टी, और माइनस और लगा दिया क्योंकि ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और ये जो ईएमएफ है, ये माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इसमें माइनस आ रहा है तो अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन में होगा। गॉट माय पॉइंट?
और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल की यूनिट होती है, फ्लक्स की यूनिट वेबर, करंट की यूनिट एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और जिसको बोला जाता है हेनरी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है इसकी, हेनरी। अब एक क्वेश्चन करते हैं और भी चीजें क्लियर होगी इस पे। तो जैसे ये एक सोलेनोइड, अब सोलेनोइड को यहां पर सॉलिड ना बोल के हम बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंडक्टर। इसका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 2 हेनरी, और इसमें करंट अभी इधर फ्लो हो रहा है, I इज 2 एम्पियर, और करंट अब बढ़ रहा है, करंट इज इंक्रीजिंग विद रेट 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। तो इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ईएमएफ पहली बात तो करंट की डायरेक्शन में होगा जनरेट, तो हम इधर ही बनाते हैं, ये लो, इधर जनरेट होगा ई, और ई कितना होगा, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, माइनस एल दिया हुआ है 2 और डी आई बाई डी टी दिया हुआ है 0.5, मतलब 1/2, तो कितना आया, -1। अब माइनस साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने जो बनाया वो गलत है। आपको हमेशा लेना इधर ही है कि ये ईएमएफ जो जनरेट होता है ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिर अब जब कैलकुलेट किया तो पता चला कि ये -1 है, इसका मतलब ईएमएफ ऐसा नहीं बल्कि ऐसा जनरेट हो रहा है, और वो भी 1 वोल्ट का, मतलब इसमें एक बैटरी बनेगी और ऐसी बैटरी बनेगी। तो अब आप देख सकते हैं क्या ये बैटरी इस करंट को सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, तो ये बैटरी अब अपोज करेगी, मतलब अब बैटरी के अंदर यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, और बैटरी के अंदर करंट जा रही है, इसका मतलब अब ये बैटरी चार्ज हो रही है, और बैटरी चार्ज, बैटरी जैसा यहाँ पे है नहीं कुछ, मतलब इस इंडक्टर ये चार्ज हो रहा है, मतलब इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे एक और देखते हैं कि मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है आई, और करंट डिक्रीज कर रही है विद रेट 2 एम्पियर पर सेकेंड, और ये इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस एल हमको दिया हुआ है 5 हेनरी। तो इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो पहली बात तो हम यही मानेंगे करंट की डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट होगा ई, और ई कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो डी आई बाई डी टी यहाँ पर करंट डिक्रीज कर रहा है, तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, कितना, -2, भाई डिक्रीज कर रहा है तो उसकी रेट नेगेटिव होगी, तो -2, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10। तो अब देखो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो आपने लिया वो बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर ईएमएफ ऐसे ही बनेगा और 10 वोल्ट का। अब ये बैटरी इस करंट को सपोर्ट कर रही है कि भाई तो कम हो रही है, नहीं कम मत हो, बढ़, तो इसको अब वो इसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बैटरी सपोर्ट कर रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो अब आप देखेंगे कि अब बैटरी यहाँ पे डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रही है, मतलब इंडक्टर में अब एनर्जी स्टोर नहीं बल्कि रिलीज हो रही है, इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। गॉट माय पॉइंट, ओके।
एक क्वेश्चन और करते हैं कि एक ये इंडक्टर और यहाँ पर एक रेजिस्टर 2 ओम का, इंडक्टेंस 2 हेनरी, यहाँ पर एक बैटरी 10 वोल्ट की और यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम. दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. करंट अभी इसमें आई जो है वो है आपका 5 एम्पियर और करंट अब डिक्रीज कर रही है और वो भी -1 एम्पियर. डिक्रीज करने की रेट माइनस में ले ली, अच्छी बात है. या फिर आप इसको करंट डिक्रीज करिए विद रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड. वी हैव टू फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी. चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. चलो भैया, पहले तो हम इस इंडक्टर में देख लेते हैं कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है. तो करंट की डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट होगा ऐसा, और कितना जनरेट होगा -L इंटू डी आई बाई डी टी. और डी आई बाई डी टी एल यहाँ पे 2 है क्योंकि करंट डिक्रीज करिए तो नेगेटिव होगा, तो दिस इज -1 -2 -1 इज 2, तो यहाँ पर 2 वोल्ट आपने सही लिया. तो यहां से चलते हैं वी ए, फिर यहाँ पे 2 वोल्ट से इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे अब 2 ओम में डिक्रीज करेगा तो -I इंटू आर. आई कितना है 5 एम्पियर इस टाइम पे, तो 5 इंटू 2. फिर बैटरी से बढ़ेगा 10 वोल्ट, फिर माइनस, फिर I इंटू आर, तो 2 इंटू 2 नहीं 5 इंटू 2 इक्वल टू वी बी. सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10. अच्छा ये दो तो कैंसिल हो गए, -10 + 2 -8 और उधर जाएगा तो प्लस का 8. So this is how we treat a inductor or its self inductance. Okay. So आप ध्यान में रखना EMF E माइनस L di by dt, इसको हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये मेरा तजुर्बा बोल रहा है, क्योंकि अगर बाकी किसी तरीके से अगर इसको मैं बताऊंगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. लास्ट क्वेश्चन. वी ए वी बी और ये है 10 वोल्ट 4 ओम और ये है 5 हेनरी. करंट इधर फ्लो हो रही है 2 एम्पियर और करंट इज इंक्रीजिंग विद रेट 0.5 एम्पियर पर सेकेंड. Then find VA minus VB. So VA minus IR, I is 2, R is 4, उसके बाद 10 से बढ़ जाएगा. फिर अब यहां पर निकालना है तो मैं करंट की डायरेक्शन में एल डी आई बाई डी टी. तो EMF इज -L इज 5 और डी आई बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव रेट 0.5 -2.5. तो इसका मतलब आपने जो लिया है वो बिल्कुल गलत है. मतलब इसमें बैटरी कुछ ऐसी बनेगी और वो भी 2.5 वोल्ट की. तो यहाँ पे 10 वोल्ट से इंक्रीज हुआ था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज करेगा 2.5 से, तो -2.5 इक्वल टू वी बी. ओके,
So this is self inductance. सेल्फ इंडक्टेंस इज एल और हर एक लूप का एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है. जैसे मान लो कि एक बहुत ही छोटा लूप है, वेरी स्मॉल सर्कुलर लूप, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालें, तो सेल्फ इंडक्टेंस आप निकालोगे इससे ही, फाई इक्वल टू एल आई से. तो फाई निकाले पहले, तो रेडियस आ रहा है. अगर ये बहुत छोटा, मैं मान लेता हूँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जितना सेंटर पे है, और सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r स्क्वायर. ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर. दिस इज फ्लक्स. तो म्यू नॉट इंटू पाई बाई 2 इंटू आई इक्वल टू 5. तो एल कितना हो गया, म्यू नॉट पाई बाई 2. ठीक है. सो ये था आज का लेक्चर सेल्फ इंडक्टेंस पे. कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना मेरे को. और अब हम धीरे धीरे एसी की तरफ बढ़ रहे हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू.